अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाते हो तो राज्य का जो कैपिटल है, राजधानी है, उसको अरेंज कीजिएगा। तो यहाँ पर आराम से आप जो राजधानी है उसको मिला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये शिलोंग है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोहिमा आगे होगा, कोहिमा आगे होगा, शिलोंग पीछे होगा। अगरतला राजधानी है त्रिपुरा की। अब मेरे को मेघालय ऐसे है और त्रिपुरा नीचे है, तो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि शिलोंग और अगरतला में आगे पीछे क्या है, तो मैं छोड़ दूंगा इसको। मगर ईटानगर तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और ये मेघालय से तो पूरब में ही है, शिलोंग से तो पूरब में ही होगा, तो शिलोंग के आगे होगा ईटानगर। और ईटानगर और कोहिमा आगे पीछे है कि नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे को बस ये पता है कि शिलोंग के पूरब में है ईटानगर और कोहिमा। तो मैं देख लूँगा, शिलोंग है 1 और ईटानगर है 4 और कोहिमा है 2। मतलब 2 और 4 जो है ना वो 1 के बाद रहना चाहिए, 2 और 4 1 के बाद रहना चाहिए। तो देखते हैं, 1 के बाद 2 और 4 है, बच गया। 1 के बाद 2 और 4 है, बच गया। यहाँ भी बच गया, यहाँ भी बच गया। तो इस इंफॉर्मेशन से मैं कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाया। ठीक है, मेरे को त्रिपुरा का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब त्रिपुरा नीचे पड़ता है और त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, अगरतला के पूरब में है कोहिमा और ईटानगर। इसको वैसे रख दो फिर। अगरतला, अगरतला कौन सा नंबर था? 3 नंबर था। तो 3 के बाद होगा 2 और 4। तो 3 के बाद 2 और 4 ये है, 3 के बाद 2 और 4 ये है, तो मैं फिर फंस गया। इस इंफॉर्मेशन से भी नहीं हो पा रहा है। तो आपको प्रिसाइजली आपको जो शिलोंग है और जो अगरतला है उसमें निकालना ही पड़ेगा कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। ठीक है, तो जो अगरतला है वो थोड़ा सा पीछे है, मतलब पश्चिम में है। अगरतला के बाद शिलोंग आएगा। ये काफ़ी क्लोज हो गया है, यूपीएससी आपको इतना क्लोज नहीं देगा, यूपीएससी इतना क्लोज नहीं देगा। अगरतला के बाद शिलोंग आएगा, तो 3 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद या तो 2 4 होगा या तो 4 2 होगा, यही होगा ना। 2 में है कोहिमा और 4 में है ईटानगर। ठीक है, तो ईटानगर पहले आता है और कोहिमा बाद में आता है, कोहिमा ज़्यादा पूरब में है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 1 4 2 हो जाएगा ऐसा करके। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 1 4 2। इतना क्लोज नहीं देगा आपको, थोड़ा दूर दूर तक देगा। ठीक है, बहुत दूर दूर तक का जो राजधानी है वो देगा। या तो आपसे ऐसा पूछ दे कि अगर आप साउथ से नॉर्थ में जा रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो आसान हो जाएगा। सबसे नीचे मिजोरम है उसका, फिर मणिपुर का, फिर नागालैंड का, फिर अरुणाचल का। इस तरह से राजधानी आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है। ये सवाल करना ज़रा थोड़ा सा टफ सवाल है क्योंकि ज़्यादा फैक्चुअल हो जाएगा। कौन से दर्रे कौन से राज्य में हैं? जेलेपला, बाराराजाला, जोजिला, शिपकिला। ठीक है, मेरे भी एग्ज़ाम आगे कॉलेज के काफ़ी सारे लेक्चर पेंडिंग हैं, तो अपने हिसाब से लेक्चर करना। जैसे जैसे टाइम मिलता जाता है लेक्चर को कवर करते जाओ। तो इसमें कुछ बातें हैं जो लिख लो, जैसे कि जेलेप लॉ है। ला का मतलब होता है दर्रा, ला का मतलब होता है दर्रा या फिर पास, या फिर पास, पैसेज। तो जेलेप ला जो है वो एक पर्वतीय दर्रा है भारत और चीन के बीच में, सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, सिक्किम और तिब्बत के बीच में पड़ता है। ठीक है, तिब्बत का जो पार्ट है लहासा, उसको भारत से जोड़ता है। ठीक है, तो जेलेपला जो सिक्किम है ये तो सही हो गया। वैसे भी आपको 1 तो देखना ही नहीं था, 1 तो सारे ऑप्शन में आ रहा है, तो 1 तो पक्का सही है।
अब आती है बाराला चालाकी। बाराला चालाकी की बात आती है, ठीक है। ये जस्कर रेंज में है, ये जस्कर रेंज में है, ठीक है। हिमाचल में जो लाहौल ज़िला है उसको उसको लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है। लाहौल, लाहौल हिमाचल प्रदेश में है, इसको लद्दाख से जोड़ता है, इसको लद्दाख से जोड़ता है। जोजिला, जोजिला जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। और शिपकिला हिमाचल में है, ये सही है। शिपकिला भी भारत को चीन से जोड़ता है। हिमाचल में एक ज़िला है किन्नूर, किन्नूर को तिब्बत से जोड़ता है। मैंने वेस्ट एशिया को यहाँ पर कवर किया है। यमन, यमन अपना बॉर्डर शेयर करता है इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ? तो देखो, ये है यमन, ओमान और पीछे है सऊदी अरेबिया। तो यमन अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ। यमन अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ। तो एक सही है और 3 सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इसमें आपको मैंने नक्शा नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर आपको मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर लाइन से राज्यों को आपने देखा होगा नीचे से ऊपर। ये है नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन। मिजोरम बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, मणिपुर करता है, नागालैंड करता है और अरुणाचल प्रदेश करता है। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा हर तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा हर तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखो, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश, ये बांग्लादेश, इस तरह से बांग्लादेश का बॉर्डर यहाँ तक आता है, ये पोर्शन ऐसे आता है बांग्लादेश का बॉर्डर, ठीक है। तो त्रिपुरा नहीं लगता म्यांमार से। अरुणाचल हो गया, नागा हो गया, मणिपुर हो गया, 2, 3, 4 करेक्ट है। बहुत अच्छे, दोनों का सही है। इनमें से कौन सा कंट्री एड्रियाटिक सी को टच नहीं करता, यह पूछ रहा है। इनमें से कौन सा देश एड्रियाटिक सी को टच नहीं करता, यह सवाल पूछ रहा है। तो यहां पर आपको साफ दिख रहा है जो सर्बिया है वो दूर है काफी। सर्बिया एड्रियाटिक सी को टच नहीं करता, ठीक है। बोस्निया करता है, मॉन्टेनीग्रो करता है, क्रोएशिया भी करता है, ठीक है। इटली तो खैर कर ही रहा है। अल्बेनिया भी करता है, ठीक है। सर्बिया नहीं करता, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्बिया डज नॉट ओपन आउट टू एड्रियाटिक सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता म्यांमार के साथ? उम्मीद करता हूं कि अब तो इसका आंसर दे पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपने पहले भी इसका आंसर सही दिया था, बस रिवाइज करने के लिए पूछ रहा। चलो ऐसे हैं, आसान सा जवाब है इसका, तो त्रिपुरा सही आंसर है। एक सवाल बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डंकन पैसेज? डंकन पैसेज किन 2 आइलैंड के बीच में है? मोटा मोटी पूछने का तात्पर्य ये है, डंकन पैसेज किन 2 आइलैंड या आइलैंड ग्रुप के बीच में है, ये पूछने का पर्पस है। साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है डंकन पैसेज। देखो, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है डंकन पैसेज। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है।
वैसे आपको 10 डिग्री चैनल, अलग अलग चैनल के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है, याद है? अलग अलग चैनल के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चैनल क्या है? वाटर बॉडी है, ये हमारे समुद्र का हिस्सा होता है, छोटा सा पार्ट। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। इसका नाम 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री क्यों पड़ा सर? ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है? 10 डिग्री ये हो गया, 9 डिग्री लैटिट्यूड ये हो गया, 8 डिग्री ये हो गया, ठीक है ना? नीचे आते जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? 0 डिग्री। ये क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर। ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ठीक है? ऐसे। What is the correct sequence of occurrence of following capital cities as one proceed from west to east? आप पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो जो राजधानी है उसको बताइए। एक्चुअली अगर आपको कंट्री पता रहेगा तो आप आराम से राजधानी बता ले जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उन देश की राजधानी तो कम से कम पता होगी। अंकारा किसकी राजधानी है? बगदाद किसकी राजधानी है? रियाद, तेहरान किसकी राजधानी है? पहले मेरे को राजधानी बता दो चारों कंट्री का, उसके बाद अरेंज करना, ठीक है? तेहरान राजधानी है ईरान की। रियाद है किसकी? सऊदी अरेबिया। बगदाद है इराक की, ठीक है? और अंकारा है टर्की का। आप जब नक्शा देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो टर्की है वो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट में है इन कंट्रीज़ के मुकाबले, और सबसे पूरब में है ईरान, ठीक है? तो टर्की सबसे पश्चिम में है और सबसे पूरब में है ईरान। बाकी जो दो कंट्री हैं, इराक और अरेबिया, ये दोनों बीच में पड़ेगा। तो अंकारा तेहरान ये तो यहाँ दिख गया, तो मैंने यहाँ पर सी और डी तो एलिमिनेट कर दिया, दोनों को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे को केवल इराक और सऊदी अरेबिया में पहचानना है, ठीक है? इराक सऊदी अरेबिया ठीक ऊपर नीचे है, ऊपर में इराक है और नीचे में सऊदी अरेबिया है। अब बात यह है कि दोनों की राजधानी का सीक्वेंस क्या है, मतलब कौन आगे है कौन पीछे है। तो बात समझना, अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए जहां पर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है और 2 में फंस गए हों, तो आपको वहां पर अटेम्प्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर सही होने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पर इराक की जो राजधानी है बगदाद, वो पश्चिम में आती है। सऊदी अरेबिया की जो राजधानी है रियाद, वो ज़रा सा पूरब में आता है, थोड़ा सा ही है। देखो, ये है बगदाद और ये है रियाद। ये लाइन खींचोगे ना तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा लॉन्गिट्यूड। इसी कारण से जो रियाद है वो पूरब में पड़ जाता है, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया आएगा, यहाँ पर इराक आएगा, ऐसे। क्या आंसर हो गया? ए। ठीक है, ये है नक्शा सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशियन कंट्री में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आता है, ठीक है? अब बात आती है कैस्पियन सी की। कैस्पियन सी के चारों तरफ के कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये भी सवाल पूछता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कि यहां पर देखो, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया जो है 2 वाटर बॉडी को टच कर रहा है। सऊदी अरेबिया
दो वाटर बॉडी को टच कर रहा है। नीचे में है रेड सी, ऊपर में है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ, ठीक है। वैसे ही जो ईरान है ये भी दो बड़े वाटर बॉडी को टच करता है। नीचे में है पर्शियन गल्फ, ऊपर में है कैस्पियन सी। पर्शियन गल्फ। तो दोनों को याद रखना कि सऊदी अरेबिया कौन से दो बड़े वाटर बॉडी को टच करता है? ईरान, यहां तक कि टर्की भी टच करता है। टर्की के ऊपर में है ब्लैक सी और नीचे में है मेडिटेरेनियन सी। टर्की ऊपर में है ब्लैक सी, नीचे में है मेडिटेरेनियन। दोनों कंट्री, तीनों कंट्री को लिख लो। टर्की लिख लो, सऊदी अरेबिया लिख लो और ईरान भी लिख लो। जी हाँ, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इस पूरे लेक्चर सीरीज का सबसे पहला लेक्चर देखना। ज्योग्राफी का जो सीरीज़ है ना ये वाला, इसका पहला लेक्चर देखना। वहाँ पर मैंने सीडीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी सीडीएस में पूछता है। मैप के ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, चलो अगला सवाल है, अराल सी लोकेटेड है किन दो कंट्रीज के बीच में? अराल सी किन दो देश के बीच में बसा हुआ है? सर ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होगा अगर तुम लगातार नक्शा देखते रहोगे तो। वैसे भी जो भी इम्पॉर्टेंट लोकेशन है वो हम आपको करवा ही दिए हैं और इस लेक्चर में भी करवा रहे हैं, तो इन्हीं को बस देख के जाना। बहुत डीप में नहीं पूछेगा आपसे, मैप पे बहुत टफ सवाल नहीं देगा आपसे, बहुत ही वेल नोन लोकेशन है उसी के बारे में सवाल देगा। जो टफ क्वेश्चंस हैं वो सब यूपीएससी सीएससी में आते हैं, सिविल सेवा के एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन में कन्फ्यूजन तब होता है ना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि अराल सी के ऊपर कौन है, नीचे कौन है, तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। मगर आपको जब पता रहे कि अराल सी के ऊपर में कजाकिस्तान है, नीचे में उज्बेकिस्तान है, तो आराम से सवाल कर ले जाएंगे। अराल सी के ऊपर में कजाकिस्तान है, नीचे में उज्बेकिस्तान है। अराल सी पहले बहुत ही बड़ा समुद्र हुआ करता था, सागर हुआ करता था। ये सागर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, श्रिंक हो गया है, सूखता जा रहा है, ठीक है। इसी कारण से जैसे कि अराल सी में पहले जितना पानी आया करता था अब उससे कम पानी इसमें आता है। अब पानी नहीं आएगा तो सूखता जाएगा, ठीक है। ये है अराल सी, ऊपर में है कजाकिस्तान, नीचे में है उज्बेकिस्तान। तो पहला आपका सही हो गया, ठीक है। देखो, वोल्गा नदी और यूराल नदी, वोल्गा और यूराल दोनों का दोनों जाकर के कैस्पियन सागर में गिरता है। वोल्गा एंड यूराल दोनों नदी जाके कैस्पियन सागर में गिरता है, ठीक है। लेक बालकेश ये कजाकिस्तान में है, लेक बालकाश ये कजाकिस्तान में है। सर मुझे तो काफ़ी टाइम पता होते हुए भी कन्फ्यूजन, जब पता होगा तो कन्फ्यूजन कैसे होगा? डाउट है तभी तो कन्फ्यूजन है।
फरगाना वैली इनमें से कौन से रीजन में देखने को मिलता है? आपको मैंने वैसे मैप देके हिंट दे दिया है, आपको आंसर ही दे दिया है। फरगाना वैली इनमें से कौन से रीजन में पड़ता है? नहीं, जितना करवा दिया है उतना अच्छे से कर लेंगे तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मोर देन सफिशिएंट है। कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फरगाना वैली है आपको दिख रहा है कि उज़्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है। तो ये रीजन कौन सा होगा? ये रीजन तो सेंट्रल एशिया होगा ना। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया आपको कि ये जो रीजन है वो सेंट्रल एशिया का रीजन है, जहाँ पर आपको ये कंट्री देखने को मिलते हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ठीक है, तो ये कंट्रीज सेंट्रल एशिया में हैं, तो ये जो रीजन है वो सेंट्रल एशिया होगा। क्या आंसर होगा इसका? सेंट्रल एशिया, बी। ठीक है, कहते हैं कि ये जो फरगाना वैली है ये एक वैली है सेंट्रल एशिया में, जो उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में फैला हुआ है। कहते हैं कि ये बाबर का जो घर है वो था। मुगल वंश के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो बाबर का होम था ये, ऐसा कहा जाता है। ये थोड़ा सा टफ सवाल हो जाएगा आपके लिए, जहाँ पर मैंने अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में दिया है। इसको बस देख लो इसका आंसर। अफ्रीका में कई सारे कंट्रीज़ हैं, कॉन्गो, तंजानिया, ज़ाम्बिया, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, मोज़ाम्बिक इस साइड है। तो जो शहर हैं केप टाउन, मापुतो, नैरोबी, डोगमा, इसको अरेंज करना था। ठीक है, तो नैरोबी, अगर आप मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो नैरोबी राजधानी है केन्या की। नैरोबी राजधानी है केन्या की, क्रिकेट खेलता था। ठीक है, केप टाउन ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में। केप टाउन ये पड़ता है साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे है, देखो ये केप टाउन है, और यहाँ पर है नैरोबी ऊपर में। ठीक है, डोगमा पड़ता है तंजानिया में। डोगमा पड़ता है तंजानिया में। तो इस तरह से आप शहरों को अरेंज कर सकते थे। वैसे इतना डीप में नहीं पूछेगा, आपसे कंट्री पूछते वो बहुत बड़ी बात है। इनमें से कौन सा शहर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है? रांची, भोपाल, आइजॉल। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो बता दें, इनमें से तीनों के तीनों जो शहर हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक ही हैं। रांची, भोपाल, आइजॉल, तीनों के तीनों नज़दीक है। इसके अलावा गांधीनगर, अगरतला, वो भी, गांधीनगर, अगरतला, ये सब भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक पड़ते हैं। तो आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबिजान ये कौन से कंट्री में पड़ता है? अबिजान ये कौन से कंट्री में पड़ता है, ये पूछ रहा है आपसे। अरे ये हाथी का ये गूगल ट्रांसलेट एकदम लिटरल ट्रांसलेट कर देता है। हाथी, आइवरी को किसने कह दिया हाथी दांत? तो ये आइवरी कोस्ट की इकोनॉमिक कैपिटल है अबिजान। ठीक है, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लिख लेना इसको। ये कवर किया है क्योंकि ये न्यूज़ में था। जाम्बिया
इसको सराउंड करता है कौन कौन सी कंट्री? आप मैप देखेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जाम्बिया को सराउंड करता है कौन कौन सी कंट्री? ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि केवल एक ही कंट्री है जो जाम्बिया को सराउंड कर रहा है, वो है सेनेगल। केवल एक कंट्री जो सराउंड कर रहा है वो है सेनेगल, तो इसीलिए सेनेगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर। जाम्बिया पड़ता है वेस्ट अफ्रीका में। ये पार्ट है वेस्ट अफ्रीका का। देखो, चारों तरफ से सेनेगल घेरता है, एक तरफ से इसको अटलांटिक जो ओशियन है वो टच करता है। ठीक है, सेनेगल एंड अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कूपियर बेल्ट के बारे में कौन सी बात सही है, बताना जरा। क्या कूपियर बेल्ट एक एस्टेरॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है? क्या नासा का स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन कूपियर बेल्ट के लिए गया है? कूपियर बेल्ट हमारा सोलर सिस्टम के बाहर का है, वो एक बाउंड्री कह सकते हैं। नेपच्यून के बाद आता है कूपियर बेल्ट। देखो, ये सूरज है, इसके बाद 4 ग्रह आते हैं, 1 2 3 4। ये 4 इनर प्लेनेट हैं, ये 4 इनर प्लेनेट हैं। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4 इनर प्लेनेट हैं। उसके बाद आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, ये पतला सा एस्टेरॉयड बेल्ट है। उसके बाद 4 ग्रह और आते हैं, जे एस यू एन, जुपिटर, सैटर्न, एस यू यूरेनस, एन से नेपच्यून। ये 4 ग्रह और आते हैं। 4 ग्रह के बाद आपका कूपियर बेल्ट आता है, इसके बाद कूपियर बेल्ट आता है। याद रखना, जेसन शॉर्ट फॉर्म है, जेसन शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखने का। और अंतिम के 4 ग्रह तो आपको पता है, अंदर वाले 4 ग्रह। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का नक्शा देख लो एक बार। सोलर सिस्टम का जो नक्शा है वो देख लो, इस तरह से है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक एस्टेरॉयड बेल्ट अंदर है, ठीक है ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद ये एस्टेरॉयड बेल्ट आता है। इन बेल्ट के बाद आपका कूपियर बेल्ट आता है। चारों ग्रहों के बाद कूपियर बेल्ट आता है, कुइपर बेल्ट आता है। एयू का मतलब ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये डिस्टेंस बताता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू डिस्टेंस का मात्रक है। तो ये बातें हैं। जो न्यू होराइजन था वो कुइपर बेल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए ही निकला था, तो दूसरा सही है, पहला गलत हो गया, बी 2 ओनली सही है। इनमें से कौन कौन सी लाइन अफ्रीका महाद्वीप से गुजरता है? इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, बताना तीनों में से कौन कौन सी लाइन अफ्रीका से गुजरता है। एकदम आसान सवाल है तो। ठीक है, बीच बीच में जो लोग नया ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि आपको कोई भी डाउट हो सीडीएस से संबंधित, एग्जाम संबंधित, पूछ सकते हैं आप। ओके, आसान था ये वाला। तो तीनों यहाँ पर करेक्ट है, तीनों यहाँ पर करेक्ट है। शिवी, हाफ मून, फुल मून, ये अर्थ, सन और मून का जो रोटेशन है उसके अरेंजमेंट के कारण बनता है। ठीक है, ये सवाल मैंने पूछा था ज्योग्राफी क्लास 6 की किताब से, पेज नंबर 31 से ये वाला सवाल फ्रेम किया गया था। 3 तरह के रॉक होते हैं, पत्थर 3 तरह के होते हैं, इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। ध्यान सुनना, लावा जब ठंडा होता है, लावा जब कूल होता है तो क्या बनता है? इग्नीशियस रॉक, इग्नीशियस रॉक। ठीक है, इग्नीशियस रॉक
जब टूटता है, फूटता है, टूट फूट करके फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है तो क्या बनता है? सेडिमेंट्री। ये कैसे बनता है? इरोजन एंड कंपैक्शन से। यही सेडिमेंट्री रॉक को अगर हम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर ले जाएंगे तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। मेटामॉर्फिक रॉक पिघल करके, गल करके दोबारा लावा बन जाएगा। ये लावा दोबारा से इग्निशियस रॉक बनेगा। यही इग्निशियस रॉक को अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर पे डालें तो ये भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। मतलब कि एक तरह का चट्टान दूसरे तरह के चट्टान में आराम से कन्वर्ट हो सकता है, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। तो सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पूछ रहा है आपसे, क्या ये मैग्मा के ठंडा होने से बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैग्मा के ठंडा होने से इग्निशियस रॉक बनता है ना, तो पहला तो गलत हो गया। फोलिएशन और लिनिएशन ये दोनों फीचर किसका है? ये दोनों फीचर मेटामॉर्फिक रॉक का है, न कि सेडिमेंट्री रॉक का। होता क्या है ना कि चट्टान की जो परतें हैं वो लेयर बाय लेयर जम जाता है, ऐसे लेयर बाय लेयर जम जाता है, उसको हम लोग फोलिएशन कहते हैं। जैसे कि चट्टान, जैसे कि स्लेट हो गया। स्लेट, बचपन में आपको कभी अगर सौभाग्य मिला होगा स्लेट पर लिखने का, तो स्लेट का जो पत्थर होता है ना वो लेयर बाय लेयर होता है। क्या होता है? वो लेयर बाय लेयर होता है। और कुछ चट्टान के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लाइन बाय लाइन होते हैं, इस तरह से बने हुए। उसको हम लिनिएशन कहते हैं। तो फोलिएशन एंड लिनिएशन दोनों मेटामॉर्फिक रॉक का फीचर है, न कि सेडिमेंट्री रॉक का। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये क्लास 11th के एनसीईआरटी का सवाल था। अगला सवाल है इग्निशियस रॉक के बारे में। कैसे बनता है? लावा के ठंडा होने से बनता है। पता है आपको ये चीज़? इनमें से कौन सी बात सही है बताना ज़रा। क्रिस्टलाइन है क्या? स्ट्राटा होता है क्या? इसमें फॉसिल नहीं होता है क्या? ये जो इग्निशियस रॉक है वो लेयर में नहीं होता। चूँकि ये मैग्मा के ठंडा होने से बनता है तो इसमें स्ट्राटा, इसमें अलग अलग लेयर्स इस तरह के नहीं पाए जाते। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन होता है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते, क्योंकि लावा में तो सारे जीवाश्म खत्म हो जाते हैं जल करके, तो इसमें फॉसिल नहीं मिलता, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, स्ट्राटा नहीं मिलता। तो 1 और 3 करेक्ट है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। इग्निशियस रॉक के बारे में ही है। आपको मैंने जब पढ़ाया था वोल्केनिज्म, तब मैंने अलग अलग तरह के मैग्मा के बारे में बताया था। अगर चट्टान में सिलिका ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा, न कि बेसिक। अगर सिलिका ज़्यादा है तो लावा एसिडिक होगा, वो एसिडिक होगा। When they contain silica, they are acidic and not basic. तो पहला सन्नाटा हो गया। एसिडिक इग्निशियस रॉक ग्रेनाइट होता है, वो कम घना होता है और कलर में लाइट होता है बेसिक रॉक के मुकाबले। तो दूसरा सही है, B2 ओनली। एक मैप का क्वेश्चन देखना आगे। इनमें से कौन सी कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है? चाड, इथियोपिया, मलावी, जिबौती। अब चारों के चारों कंट्री को पहले मैप में ढूंढो और बताओ कि कौन सा कंट्री लैंडलॉक्ड है, कौन सा लैंडलॉक्ड नहीं है। ओके, तो देखो चाड यहाँ पर लैंडलॉक्ड है, ये है चाड, ये है लैंडलॉक्ड। यहाँ पर है इथियोपिया, क्लियर है, ये है माली, फिर आता है मालावी यहाँ पे, फिर आता है सबसे ऊपर में जिबौती। जिबौती पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, जिबौती पार्ट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, ये लैंडलॉक्ड नहीं है।
लैंडलॉक नहीं है। ये पायरेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सोमालिया और जिबौती। तो यहाँ पर जिबौती जो है वो लैंडलॉक्ड नहीं है, बाकी लैंडलॉक्ड हैं। आपको मैंने 5 कंट्री दिया है, इनमें से कौन कौन सा देश टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है? इनमें से कौन कौन सा देश टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आर्मेनिया, इराक, सीरिया, इजिप्ट और ओमान। ये है टर्की, राजधानी है अंकारा। इसके ऊपर में है ब्लैक सी, नीचे में है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। टर्की के नीचे में इस साइड है सीरिया, ये है इराक, अज़रबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये सब कंट्रीज़। इजिप्ट बहुत दूर है इससे, तो इजिप्ट तो नहीं होगा। ओमान मैंने बताया था काफ़ी नीचे में है, ये भी नहीं होगा। 5वां भी गलत हो गया। तो 4, 5 तो आपने एलिमिनेट कर दिया, बचा केवल एक ऑप्शन 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। 1, 2 और 3 सही है। एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको करंट अफेयर से। IAEA इसने एक यूरेनियम बैंक बनाया है ओस्कमेन सिटी में। ओस्कमेन कौन से देश में बसा हुआ है? ओस्कमेन कौन से देश में बसा हुआ है? कजाकिस्तान, जर्मनी, लताविया, सीरिया। यह यूरेनियम बैंक बनाया गया है कजाकिस्तान में। ये बनाया गया है कजाकिस्तान में। तो ए सही हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। एक सवाल और करना। कह रहा है कि आपको भूटान का जो राजधानी है थिम्पू, वहाँ का लोकल टाइम बताना है जो 90 डिग्री ईस्ट पे बसा हुआ है। अगर ग्रीनविच 0 डिग्री पे 12 बज रहा है तो 90 डिग्री पे कितना बजेगा वह बताना ज़रा। 90 डिग्री पे कितना बजेगा? आपको मैंने बताया है, क्या बताया है? 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट समय लगता है। कैलकुलेट किया था हमने इसको। जैसे कि अगर पूरा चक्कर मारेगा पृथ्वी का तो कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री कवर करने में कितना समय लग रहा है? 24 घंटा। यही ना? 24 घंटा कितना होता है? 24 गुने 60 मिनट। अब काटो, 0 से 0 चला गया, 6 से 6 छक 36, 6 चको 24। तो 4 मिनट टाइम निकल करके मेरे पास आया। 4 मिनट लगता है मेरे को 1 डिग्री कवर करने में। तो अगर मेरे को 90 डिग्री कवर करना है तो कितना समय लगेगा? 90 गुने 4 मिनट, 9 चको 36, 360 मिनट लगेगा। ये कितना होता है? 6 घंटे के बराबर। मतलब अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं GMT पर, तो हमारा जो थिम्पू होगा वो 6 घंटे आगे होगा। 6 घंटे आगे होगा, मतलब कि यहाँ पर 6 घंटा पहले ही 12 बज चुका होगा। 6 घंटा पहले ही 12 बज चुका होगा और अब यहाँ पर 6 बज रहा होगा। तो 6 PM का टाइम होगा जब GMT पे दोपहर हो रहा होगा, थिम्पू में शाम हो रहा होगा। ठीक है, चलो।